Hello students. So we have completed till alternative or non-conventional source of energy before this topic. Now we are going to start our new topic, that is alternative and non-conventional source of energy. ऑल्टरनेटिव मतलब मैंने आपको बताया था कि हम बस खाली पेट्रोल डीजल या फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो नाउ वी आर फाइंडिंग सम न्यू अल्टरनेटिव कि हम इनको ना यूज़ करके कुछ और अल्टरनेटिव हो सकते हैं क्या इसके, जो हमारे लिए नॉन कन्वेंशनल हो और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो उनसे. ठीक है, तो अब इसमें आता है विद टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज डे बाय डे. आवर डेली लाइफ styles are also changing. We use machines to do more and more of our task. Our basic requirements are also increasing as industrial improves our living standards. अब जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हमारी जो डिमांड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की जो डिमांड है वो भी डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, आवर लाइफ स्टाइल जितनी भी डेली लाइफ की चीज़ें हैं सब कुछ मशीन्स पे ही डिपेंड हो गई आज की डेट में. ठीक है, तो उसके लिए हमें ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी फाइंड करने होंगे जो हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल ना हो, जिसके बैड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा ना हो. ओके, so as our demand for energy increases we need to look for more and more sources of energy. We could keep develop the technology to use the available or non sources of energy for efficiently, and also look to new sources of energy. Any new source of energy, as we see to explain, we would not specify devices developed with the sources of minds. We shall now look at some of the latest sources of energy that we seek to tap, and the technology designed to capture and store energy from these sources. अब जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो हमको भी कुछ नए नए सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारे पास अभी ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये लिमिटेड है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये भी ख़त्म हो जाएंगे मतलब. तो इसके लिए हमें नए नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाए हैं इनका. जैसे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हम एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज इसकी बहुत कम है. ना तो इससे पॉल्यूशन होता है और ये लॉन्ग लाइफ भी है. मतलब एक बार लगा दो सोलर पैनल, उसके बाद 20 25 30 साल आराम से चल जाते हैं. अप्रोक्स 30 ईयर्स, 30 35 ये बहुत आराम से चलते हैं. ठीक है, तो और वैसे भी देखा है आजकल गर्मियों में कितनी गर्मी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है. दिस सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एन enormous amount of energy at a present rate of for nearby 5 billion years, and we will continue radiating at the rate for about 5 billion years ago. ठीक है, तो ये जो सन है ये कंटिन्यू एनर्जी रेडिएट कर रहा है कितने साल से? 5 बिलियन ईयर एगो, मतलब 5 बिलियन साल से पहले से ही ये सोलर एनर्जी, मतलब जो इसकी लाइट एनर्जी है जो सन से आ रही है ना, हीट लाइट एनर्जी, ये रेडिएट कर रहा है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में. तो हमारे पास अगर जितने ज़्यादा सोलर एनर्जी के प्लांट हो गए, सोलर पैनल के प्लांट होंगे, उतना ही ज़्यादा हम इससे एनर्जी को, मतलब सन से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत कह सकते हैं कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो सेटअप होता है वो कैसे होता है. अब ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज़ कम्पेयर टू द वाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. और जैसे हमें पता है कि जो ब्लैक सरफेस होती है ना, वो वाइट सरफेस या फिर कोई भी दूसरी कलर की सरफेस से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है. क्योंकि अगर कोई दूसरी कलर की सरफेस होगी ना, फिर वाइट कलर की, ब्लैक से अलावा,
तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब अपनी तरफ कहते हैं ना सोख नहीं पाती, वो रिफ्लेक्ट कर देती है, फिर दूसरी तरफ लाइट चली जाती है, ठीक है। तो ये एक और आइडेंटिकल कंडीशन में बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई एक्सटर्नल कंडीशन उसको इफेक्ट ना कर रही हो। सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर इज हीटर यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग। सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर वाटर होता है ना, सोलर वाटर हीटर जो पानी गर्म करते हैं इसकी सन की लाइट से ही, सन की हीट से। तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं जो इसकी ये सेम वर्किंग में वर्क करते हैं। सम को सोलर कुकर्स अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग द मिरर्स टू फोकस द रेज ऑफ लाइट एंड सोलर कुकर आर द कन्वर्टेड इनटू ग्लास प्लेट। ये सब वगैरह इसके सेटअप क्या होता है, ये इसका ऐसा सेटअप होता है इसका सोलर कुकर का, ठीक है। ये सोलर कुकर का सेटअप है ये जो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्लेट होती है, ग्लास प्लेट, ये सन की रे आ रही है, मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस पर फोकस करेंगे। जितनी ज़्यादा एक जगह सनलाइट फोकस करेगी ना उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है, ये आपको ट्राई करनी है, एक्टिविटी 14.6, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इट इज़ ईजी टू सी दैट दीज डिवाइसेस आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम्स। ये डिवाइसेस जो होती हैं ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही हम इनको यूज़ कर पाते हैं ड्यूरिंग द डे, मतलब एक दिन में। दिस लिमिटेड ऑफ द सोलर ऑफ एनर्जी, ये सब इसके बारे में। सिलिकन वगैरह, सिलिकन या फिर जर्मेनियम इसमें हम यूज़ करते हैं, कोटिंग करते हैं, वो सब आप आगे बड़ी क्लासेस में होगे ना तो उसमें यूज़ होगा। ये आपने देखा होगा ऐसा कुछ सेटअप होता है ना आजकल, एक ये सोलर पैनल लगा देते हैं ऊपर, ये सोलर पैनल लगाते हैं, इसमें बैटरी होती है, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना इसमें बैटरी होती है, ये सोलर पैनल है, यहाँ पे लाइट होती है। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होगी और वो रात में लाइट, मतलब लाइट के लिए काम आती है, बहुत ज़्यादा यूज़। अब एक आता है एनर्जी फ्रॉम द सी। हम जो सी से भी एनर्जी ले सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल हैं, उसके कुछ मेथड से। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पाइनल अर्थ the level of water in the sea rises and falls. If you live near the sea or ever travel some places to the sea, try to observe how the sea level changing during the day. This phenomenon is called high and low tides and differences in sea levels given a tidal energy. मतलब जैसे सपोज करो कहीं तुम्हारे आसपास तुमने देखा होगा सी हो, अगर तुम कहीं कहीं घूमने गए हो तो सी में क्या होता है कि एक दिन में जो सी का लेवल होता है ना, कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो लेवल ऊपर हो जाता है, कभी कभी पानी कम हो जाता है लेवल नीचे, मतलब ऊपर नीचे एक दिन में होता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइडल हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है सी लेवल्स में, कभी ज़्यादा पानी कभी कम पानी, ऊपर नीचे लेवल होता रहता है, इसी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये टाइडल एनर्जी, ठीक है। Tidal energy is a harness by constructing a dam across a narrow opening to the sea. A turbine fix, और ये टरबाइन वाला मेथड है, इसमें टरबाइन को लगाते हैं, ये हाई लो लेवल होता है जब, तो इसकी वजह से रोटेट होता है टरबाइन, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है वेव एनर्जी। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी possessed by huge waves near the sea shore can be trapped in a similar manner to generate electricity। और जैसे कि वेव्स होती हैं, पानी की लहरें, समुद्र में होती है ना पानी की लहरें, लहरें बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, तो उससे काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, आज के डेट में। उसके बाद आता है ओशियन थर्मल एनर्जी। कौन सा आता है, ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ये ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है, हमने दो तो पढ़ लिया अभी तक, वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ठीक है। अब आता है ओशियन थर्मल एनर्जी। द वाटर एट द सरफेसिस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन वाइल द in the water a deeper section is relatively cold. This difference in temperature is exploited
टू ऑब्टेन एनर्जी इन द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स। अब इसके ओशियन थर्मल एनर्जी जो होता है, इसके भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े कम फैक्ट्रीज होती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सी का या ओशियन का पानी होता है, वो सनलाइट की वजह से, जो सन पड़ता है उस पर, ऊपर से तो गर्म हो जाता है, गर्म का मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नीचे से कोल्ड रहता है, ठंडा। तो वो वहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस आता है, ऊपर तो टेम्परेचर ज़्यादा, ऊपर से पानी गर्म, नीचे से पानी ठंडा, तो नीचे का टेम्परेचर कम। तो इसको ही कहते हैं हम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और इसके प्लांट्स होते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स, ये ठीक है। और ये इसकी कुछ डेफिनेशन है, तो ये आपको देखनी है, ये सब। ओके, नाउ these plants can be operative if the temperature difference between the water at the surface and the water at the depth up to 200 kilometer is 20 Kelvin या फिर 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये तभी वर्क कर पाते हैं जब अगर हम 2 किलोमीटर का डिफरेंस देखें, मतलब ऊपर पानी गर्म है और उससे 2 किलोमीटर नीचे जाके देखें जहाँ पानी ठंडा है, और उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो, 20 डिग्री सेल्सियस, तभी ये ऑपरेट कर पाते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। और द वार्म सरफेस इज यूज टू बॉयल ये वॉलेंटाइन, ये इसका मेथड है, ये आपको पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी, ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस molten rocks from the deeper hot regions of earth crust are pushed upward and trapped in certain regions called hotspot. When underground water come in contact with the hotspot, steam is generated, sometimes hot water from the region। और ये आपने पता ही होगा कि जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारे जो मॉल्टन रॉक्स हैं वो एक डीपर हॉट रीजन अर्थ क्रस्ट के पुश्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ। मतलब कि अब जैसे सपोज करो कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, वो किसी ठंडे के साथ उसको मिलाएंगे, कोई हॉट वाटर उसको कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में लाएंगे, या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर में लाएंगे जहाँ टेम्परेचर कम हो, तो उसमें से स्टीम होगी, मतलब स्टीम डेवलप होगी, स्टीम एनर्जी निकलेगी। तो वो एक ये जो चेंजेस होते हैं ना हमारे जियोलॉजिकल चेंजेस, इसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको होती है जियोथर्मल एनर्जी। और इनके भी प्लांट्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे इसके ज़्यादा मेजर प्लांट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और न्यूजीलैंड में, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेटिंग इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनमें ये बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट होती है, ये होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से। देखो दो तरह के होता है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इनमें से एक होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे एटम बम वगैरह बनाते हैं, उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि वो कंट्रोल में नहीं आ पाती। एक होता है कि इनमें से हम इतनी एनर्जी ही बनती है, मतलब ज़्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं होता उससे, जो एनर्जी हमारे यूज़ में आ जाती है वो कंट्रोल होती है, अंडर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो उसको ही हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब जैसे आपने एटम बम वगैरह देखा होगा ना, एटम बम कितना सा होता है, छोटा सा, लेकिन उससे एक्सप्लोटेशन इतना होता है, एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। और जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहेगा तो वो हमारी एनर्जी किस काम की, किसी काम की नहीं होगी, कोई यूजेबल नहीं होगी, वो यूज़ में नहीं ला सकते उसको, तो इसका फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम यूज़ में लाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल्ड फ्यूज़न या कंट्रोल फ्यूज़न होना चाहिए। और फिर एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, नाम तो सुना ही होगा सबने, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर दी थी, हम इसकी वजह से ही कोई भी जो होता है हमारा न्यूक्लियर, तो ये इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम होता है चेंज इन मास और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है।
मेजर हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ, मैंने वही बताया था ना कि कुछ अंडर कंट्रोल होते हैं रिएक्शंस, कुछ अंडर कंट्रोल नहीं होते, तो उनसे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि वो कंट्रोल में नहीं आते, उसको हम स्टोर ही नहीं कर पाते। ये रिएक्शंस दी हुई है 2H + 2H = 3He प्लस Ne। ये जब बड़ी क्लासेस में हो गए, फर्दर क्लासेस 10th 11th 12th, तो आपको समझ आएगा। 11th 12th में, अभी 10th में हो ना आप। दी एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, अब एक नया टॉपिक आता है एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, कि जो हमारी ये सब रिएक्शंस वगैरह होती हैं इनका एनवायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल consequences, या we have studies various sources of energy in the previous section. Exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or the other. In any given situation, the sources we would choose depend on factors such as case of extracting energy from the source, the economic of extracting energy from the source, the efficiency of technological available। अब जैसे देखो कितनी भी एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, उसका कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, या तो डायरेक्ट वे में कह लो या फिर इनडायरेक्ट वे में। कुछ भी हम जैसे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे सोलर पैनल, सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो उसका प्लांट लगाने के लिए ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कहते हैं ना वो मजबूत होना चाहिए, फाइनेंशियल पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो हम तभी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर यही फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन इससे एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं हर किसी सोर्स का कोई बैड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो इसके ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम CNG यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन पॉल्यूशन उसका भी होता है, तो और वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इनका बहुत ज़्यादा, किसी का ज़्यादा किसी का कम, पर एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट तो करता है। हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, अब इसमें आता है कि हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कब तक रह सकता है। मतलब एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएंगे जितने भी हैं। तो इसमें यही है कि जितने भी, जैसे अगर हम बायोमास यूज़ करते हैं या फिर बहुत अलग अलग होता है, तो सबकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। चाहे हमारा वो फॉसिल फ्यूल हो, पेट्रोल डीजल, चाहे हमारा सोलर पैनल हो, सोलर एनर्जी हो, एक टाइम के बाद सब कुछ ख़त्म होना है। तो ये हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हमको इनको एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे हम बायोमास का मैंने बताया था, ट्रीज़ वगैरह हम कट कर रहे हैं, वुड को यूज़ करते हैं, लकड़ी को यूज़ करते हैं, तो हमें जैसे जैसे लकड़ी का पेड़ काट रहे हैं ऐसे ऐसे ही हमें फिर से नए पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि आगे की आने वाली जनरेशन के लिए इतना ज़्यादा हार्ड ना हो ज़िंदगी को जीना, लाइफ को एक अच्छे ढंग से, अच्छे नॉर्मल वे में जीने के लिए, ठीक है। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये भी आपको करनी है एक्टिविटीज़, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ट्राई करना, ये इजी है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी, गोबर, गैस, वुड, न्यूक्लियर एनर्जी, कोयल, इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी के लिए सोर्स नहीं है, तो कौन सा है न्यूक्लियर एनर्जी, ये वाला, ठीक है, कोयल, गोबर, गैस, वुड। तो ये बहुत इजी है। आज सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन क्लाउडी डे, वाइंडी डे, सनी डे, हॉट डे। तो आंसर क्या होगा, क्लाउडी डे। क्लाउडी डे के दिन ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि उस दिन धूप नहीं होगी, धूप नहीं होगी तो वो सोलर सेल, जो सोलर एनर्जी है वो काम नहीं करता, क्योंकि धूप में काम करता है। तो ये आपको यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, अगर नहीं होते हैं तो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी भी आपको देखनी है, ट्राई करनी है, अगर होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ इनमें इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ओके।